अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा ये पार्ट नंबर 22 है एमसीक्यू सेट ऑफ जेके एसएसबी स्टैटिस्टिक्स का। तो अभी तक हमने लगभग लगभग कह सकते हैं 80% सिलेबस पे एमसीक्यूज खत्म कर दिए हैं। तो अब हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स बच गए हैं और वो टॉपिक्स भी हम इंशाल्लाह जल्दी ही खत्म कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है और इसी पे मैं लगभग लगभग 20 एमसीक्यूज आपके लिए ले आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने पिछले एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड होते हैं, आप वहां जाइए, अब वह सारे देखिए और एमसीक्यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लगा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यानी टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द डेमोग्राफी इज। डेमोग्राफी का ब्रांच कौन सा है? अगर आपको याद होगा, जो मेरे लेक्चर्स बराबर फॉलो करते हैं, मैंने बोला था डेमोग्राफी जो है ना बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब लोगों को पता होगी कि ये किसका ब्रांच है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। तो अब कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब देख लीजिए, when there is no proper system, जब कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं हो रिकॉर्डिंग बर्थ्स एंड डेथ्स, यानी जब आप अपनी शॉर्ट में जो जैसे आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करते हो ना मेथड से, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं हो, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं हो, या मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने पढ़ा है, जब कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है ना, एक्चुअली वो किस किस मेथड में होता है, मतलब देखो, जिस किसी एरिया में हमारे पास मतलब प्रॉपरली इसको क्या बोलते हैं, बर्थ्स को, प्रॉपरली डेथ्स को पीरियोडिकली नहीं देखा जाता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है, पर्टिकुलरली उन उन एरियाज में जहां पर ऑफिसेज नहीं एस्टेब्लिश हुए हैं, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था, वहां पर कौन सा मेथड यूज करते हैं हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए। वहां पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होता था, पीरियोडिकली हम डेटा को कलेक्ट नहीं करते थे, तो उस वक्त उस एरिया में किस मेथड से हम कलेक्ट करते थे, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बताओगे कि नहीं बताओगे? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करते हैं, वहां पे मैंने पढ़ाया है। अच्छा जी, उसके बाद अब एक और सवाल है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स। ये भी मैंने पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया। भारत ने बर्थ्स और डेथ्स को किस साल में ये बोला कि ये मतलब कंपल्सरी बनाया? ठीक है, भारत ने किस साल में इसको कंपल्सरी बनाया? तो इसका आंसर मैंने पढ़ाया है, ये मैंने बोला है, वो 1970 है। हमने पढ़ा था ये। भारत में ये जो हम बर्थ्स और डेथ्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसको कंपलसरी बनाया गया किस साल में? 1970। लेकिन अभी मैं थोड़ा और ज्ञान बांटता चलूं, जो ये एक्ट लाया गया, इस एक्ट का जो नाम था, जो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स को कंपलसरी बनाया गया, उस एक्ट का नाम क्या था? उसका नाम था द रजिस्ट्रेशन, आप लिख लीजिए अगर आप इसको देख रहे हैं तो, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। बर्थ्स एंड डेथ्स, ठीक है, तो इसका नाम क्या था? बर्थ्स एंड डेथ्स इसका नाम था, एंड डेथ्स एक्ट। और ये एक्ट किस, देखो, एक होता है एक्ट कब हुआ लॉन्च, एक्ट जब लाया गया वो था 1969, लेकिन इसी एक्ट को लागू किया गया किस, यानी बोलते हैं इंप्लीमेंट, लागू किया गया किस साल में? 1970 में। याद रख लेना बेटा, गलत नहीं कर लेना, सारा का सारा मैंने पढ़ा लिया है। अब आगे चलो बेटा, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम क्या बोलता है। चलिए देखिए, मैंने आपको सारा का सारा पढ़ा हुआ है, बस आपको अब खुद देखना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, देख चलिए आगे। रेट्स ऑफ वाइटल इवेंट्स आर यूजुअली मेजर्ड इन, ये भी पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है। क्या वो पर 10 लाख में मेजर करते हैं? क्या वो, यानी रेट जो होती है, क्या वो पर 10,000 में करते हैं,
पर 1000 में करते हैं या पर 100 में करते हैं। जिसने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया होगा वही इसको आंसर कर पाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जरूर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पढ़ाया है मैंने, अगर आपने मेरे नोट्स देखे उस पर भी प्रॉपरली लिखा हुआ है। चलिए जी, उसके बाद बताता है डेथ ऑफ, अब बताता है डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिफोर चाइल्ड्स 5th बर्थडे इज मेजर्ड बाय। देखिए बेटा, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है डेथ्स के बारे में, यानी ये डेथ है। देखो डेथ इसका मतलब हो सकता है ये मोर्टेलिटी है ना, मोर्टेलिटी रेट ही है ना। अब देख लो यहां पर मैंने आपको पिछली बार बोला था चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में, अगर आपको याद होगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है बेटा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वो एक ऐसी रेट है, ठीक है, वो डेथ ऑफ द चाइल्ड, उसमें उन बच्चों को लिखा जाता है जिनकी डेथ बिफोर चाइल्ड 5th बर्थडे है। लेकिन यहां पर मुझसे भी थोड़ी गलती हो गई थी, जब मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। मैंने बोला था इट इज द चाइल्ड 5th बर्थडे, है ना, मतलब 5th जब उसका 5वां दिन होगा, जब वो पैदा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये सही है, डेफिनेशन सही है, लेकिन यहां पर एक चीज आप ऐड कर लो, थोड़ा यहां पे अपने आप को करेक्ट कर लो। ये जो 5th बर्थडे होता है, 5th बर्थडे जो होता है, देखिए मैंने आपको पिछली बार बोला था ना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। जो भी बच्चे 5 दिन के जनने, 5 दिन वो जन गए, उसके 5 दिन के अंदर अंदर अगर वो मर गए, वो चाइल्ड इसमें आ जाते हैं। लेकिन ये जो 5th बर्थडे है ना, 5th बर्थडे बेटा वो वाला बर्थडे होता है अकॉर्डिंग टू द U5MR रेट। ये आप समझ लीजिए ये कोड है, U5MR कोड है। अगर इसको आप पढ़ते हैं डिटेल में, U5MR कोड बोलता है ये जो 5th बर्थडे होता है ना, ये आपका एक्चुअली 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल। तो इसके बारे में वो करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा गलती हो गई, डेफिनेशन तो प्रॉपर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द U5MR इस 5th बर्थडे का मतलब क्या होता है? 5 साल। यानी 5 साल के अंदर अंदर जो भी बच्चे मरते हैं ना, तो उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब बताइए, डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिफोर चाइल्ड्स 5th बर्थडे इज मेजर्ड बाय चाइल्ड्स मोर्टेलिटी रेट। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। ओके चलिए बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे मौजूद है। देख लीजिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है डेथ रेट्स ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। ये भी मैंने पढ़ा है। बोलता है अगर आप डेथ रेट्स को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, किसकी वजह से? जो हुई है डिजीजेस की वजह से। तो ये भी मैंने बताया, जो भी आपको डिजीजेस की वजह से हो जाएगी वो कौन सा आपका होगा? क्या क्रूड बर्थ डेथ रेट होगा? नहीं होगा। क्या इन्फेंट मॉर? ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन्फेंट तो बच्चों के साथ होता है, ये नहीं होगा। क्या वाइटल इंडेक्स होगा? ये भी। लेकिन क्या स्पेसिफिक होगा? हाँ स्पेसिफिक होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक किसी एक खास फीचर को लिया जाता है। तो यहां पर किसकी वजह से वो डेथ्स को लिया गया? डिजीज की वजह से। इसका मतलब स्पेसिफिक बन गया, ये ओवरऑल नहीं बन गया, स्पेसिफिक बन गया, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? 6th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देख लीजिए उसके बाद, हिस्ट्री ऑफ COHORT कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो ये भी मैंने अपने नोट्स में पढ़ाया हुआ है। आपने अगर लेक्चर्स को प्रॉपरली देखा है तो इसका आंसर जो बनता है वो लाइफ टेबल है, ठीक है। इसका आंसर क्या बनता है? लाइफ टेबल बनता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। The total number of women at child-bearing age group is used to calculate। हमें जितनी भी वुमेन्स होती है एट चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, जो बच्चों को जन सकती है, वो किस में कैलकुलेट हेल्प करते हैं कैलकुलेट होने में? क्रूड बर्थ रेट को, जनरल फर्टिलिटी रेट को, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को, या पॉपुलेशन ग्रोथ को? पढ़ाया था बेटा, पढ़ाया था। जो भी वुमेन्स चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में होते हैं, देखिए इसने ये नहीं बोला कि मतलब स्पेसिफिक कोई है, नहीं, एज स्पेसिफिक यहां पे नहीं है। इसका मतलब एज यहां पे स्पेसिफिक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, यानी कि अब चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप जितनी भी है
लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने पढ़ाया है। हिंदुस्तान में चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप जो होता है ना, उसकी एज कहां से कहां तक मानी जाती है? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इंडिया में कहां से कहां तक माना जाता है कि चाइल्ड बियरिंग एज है। ठीक है, वो आप बताओगे मुझे। ठीक है, तो उसका लोअर लिमिट भी बताओ और अपर लिमिट भी बताओ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन, देखो टोटल बता रहा है। टोटल का मतलब होता है इसमें सारी वुमेन्स आएंगी, सारी एज ग्रुप की आएंगी। जब सारी एज ग्रुप की आ जाएंगी, मतलब जो चाइल्ड बियरिंग में होंगी, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर बनेगा जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो 8th का ऑप्शन नंबर बी सही है। पॉपुलेशन ग्रोथ, अब देख लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग, अगर आपने पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा होता, मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ाया था, मैंने बोला था आपको पॉपुलेशन ग्रोथ दो चीजों से निकाला जाता है। एक तो क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, ये एक मेथड था, और दूसरा मेथड क्या था, उसको बोलते थे पल्स वाइटल इंडेक्स। अब लेकिन दोनों के दोनों में जो यूज होता था ना, वो होता था सीबीआर यूज और सीडीआर यूज। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें सीबीआर और सीडीआर? क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाएगा। ठीक है, ये ज्ञान बांट रहा हूं मैं, इसको लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रहा हूं। अब आगे आ जाइए, वाइटल इंडेक्स मेजर्स बोल रहा है। जो आपका वाइटल इंडेक्स होगा वो क्या मेजर करता है? बर्थ डेथ रेशियो, रेट ऑफ वाइटल इवेंट नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी नहीं करता है, जनरल फर्टिलिटी नहीं, इसका मतलब वो बर्थ डेथ रेशियो मेजर करता है। तो वाइटल इंडेक्स क्या मेजर करता है? बर्थ डेथ रेशियो मेजर करता है। अच्छा जी, अब देख लो, द फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, पहला सेंसस कब रिपोर्ट किया गया, मतलब रिपोर्ट कब बनाया गया पहले सेंसस का इंडिया के, तो वो कब पब्लिश किया गया? जो पहला सेंसस हुआ था उसका रिपोर्ट कब बनाया इंडिया ने, वो किस साल में पब्लिश हो गया? तो इसका आंसर क्या है? वो आ जाएगा 1800, ये वाला 1848। ठीक है, तो आगे चलिए बेटा। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय COL स्काइस, ड्यूरिंग किस साल में उसने बनाया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1847 में उसने बनाया था। वो किसने बनाया था? कॉल स्काइस। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको आपको याद रखना है, हो सकता है इनमें एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे मौजूद है। द फर्स्ट ऑनररी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, पहला स्टैटिस्टिकल एडवाइजर कौन रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? तो आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा? वो था हमारा PC महालानोबियास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन वाज फॉर्म्ड ऑन, ये मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था जब स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो बनाया गया था, इसको कब बनाया गया? इस प्रोग्राम को 15 अक्टूबर 1999, 15 अक्टूबर 1999। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी आ जाएगा। आगे चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। तो और ये भी लिखिए, अगर आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो क्या इसका आपको पार्ट दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलिए, सेक्रेटरी टू MOS, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड PI एंड हेड ऑफ NSO की फुल फॉर्म मैंने बताई है, NSO की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो इसका सेक्रेटरी कौन है, कौन होता है इसका सेक्रेटरी? ठीक है, तो याद रखना इसका सेक्रेटरी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होता है।
अब उसके बाद बताता है ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है ये कब बनाया गया था, किस साल में, डेट क्या था उस समय। तो आपको याद रखना है इसका डेट 12 जुलाई 2006 है, 12 जुलाई 2006 में है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे स्क्रीन पे, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डैश डिवीजन ऑफ सीएसओ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन, ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सोशल स्टैटिस्टिक्स ये भी नहीं हो सकता, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका आंसर बनता है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशंस। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशंस डिवीजन ऑफ सीएसओ। ठीक है बेटा, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब 3 क्वेश्चन बच रहे हैं और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं दिखाए आपको वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि उसका आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे बता रहा है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा फॉर द सर्वेज अंडरटेकन बाय NSSO। इसकी फुल फॉर्म बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, गूगल करो, मैंने सिखाया भी है, मेरे नोट्स पर भी प्रोवाइडेड है। इज वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डैश डिवीजन। ठीक है, प्राइमरी डेटा जो आप करोगे सर्वेज के लिए कलेक्ट, जो NSSO कलेक्ट करता है, ठीक है, उसके अंडरटेकन, उसके इसको अंडरटेकन में किया जाता है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फील्ड ऑपरेशन। क्या आ जाएगा, क्योंकि ये फील्ड काम है। ये कौन सा काम है, फील्ड वाला काम है, तो इसका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन। ठीक है, NSSO पब्लिशेस द बाई एनुअल जर्नल। ठीक है, ये जो NSSO है नेशनल सर्वे, उसके बाद मैंने थोड़ा बता दिया, उसके बाद खुद देख लेना। अच्छा, NSSO पब्लिशेस द बाई एनुअल जर्नल। ठीक है, ये बाई एनुअल यानी साल में 2 जर्नल्स निकालता है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर्वेक्षणा, बाई एनुअल है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज पीरियोडिकली पब्लिश्ड बाय। इसको कौन पीरियोडिकली पब्लिश करता है, याद रखना है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है पब्लिश, RBI। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ 20 MCQs थे रिगार्डिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको पार्ट 2 भी इसका चाहिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आपको पार्ट 2 इसका चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस और लाऊंगा, और ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको चाहिए, उसी के हिसाब से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।